गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फल एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइट। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम एक बात बताना चाहेंगे कि हम लोग के सामने जो भी चीज़ें हैं, जैसे आप लोग ये देख रहे हो, या फिर हम लोग के सामने जो आप लोग बोर्ड देख रहे हो, या फिर ये जो आपका लाइट ऊपर से आ रहा है ये देख रहे हो, या फिर जो कैमरा है, तो अगर यहाँ पर लाइट नहीं रहता तो कैमरा जिस तरह से रिकॉर्डिंग कर रहा है तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाता। तो ये सभी चीज़ें जिसके वजह से आज हम लोग कोई चीज़ को देख सकते हैं, तो वो क्या है, आखिर ये कौन सी बला है, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नॉर्मली अगर हम एक लाइन में बात करें कि लाइट क्या है, तो लाइट के बारे में हम लोग को बस इतना पता होना चाहिए कि लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का फॉर्म है। अब इसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। तो अब हम लोग लाइट का चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर हम लोग का क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि लाइट क्या होता है, और लाइट के बारे में कुछ फीचर्स हैं वो पढ़ेंगे। फिर हम लोग आज का जो टॉपिक है वो लाइट से लेकर शुरू करके हम लोग रिफ्लेक्शन तक कंप्लीट करेंगे। तो जो आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो रिफ्लेक्शन तक चलेंगे। ये आप लोग को रिफ्लेक्शन तक कराया जाएगा। तो चलिए अब लाइट का लेक्चर को शुरू करते हैं। और लाइट क्या है? तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एक फॉर्म है किसका? एनर्जी का। अब देखेंगे दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। ये ऐसा फॉर्म है एनर्जी का जिसके वजह से हम कोई ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन हुआ बाबू, ये आप लोग क्लास 6 7 यहाँ तक के आप 9 तक पढ़े होगे, थोड़ा बहुत 8 9 तक, अगर ये डेफिनेशन जानते होगे तब। लेकिन जब 10th में आए हो तो थोड़ा सा एडवांस पे जाना ज़रूरी है। आखिर 10th में आए हो तो लाइट क्या होता है ये हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले एक कंट्रोवर्सी थी, बहुत पहले की बात है। कुछ लोगों का मानना था कि लाइट एक पार्टिकल है। अब पार्टिकल क्यों है? तो पार्टिकल इसलिए बताया गया है लाइट को बाबू, क्योंकि लाइट है ना, बहुत दूर से ट्रेवल करके आता है। और एक बात याद रखना कि पार्टिकल बताया गया था क्योंकि ये जो पार्टिकल है ये लाइट फोटोन का पार्टिकल कहा गया था। तो इस टॉपिक को हम लोग शुरुआत करेंगे और हम लोग देखेंगे कि लाइट क्या है। तो लाइट के बारे में हम लोग नॉर्मली समझेंगे कि ये क्या है, एक एनर्जी है। तो एनर्जी का फॉर्म है। अब एनर्जी का फॉर्म है, कुछ लोगों ने इसे पार्टिकल नेचर कहा था। तो पार्टिकल नेचर के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो लाइट क्या है? लाइट फोटोन का ग्रुप है। तो लाइट क्या है? पार्टिकल जो कह रहे हैं वो है फोटोन का ग्रुप। अब फोटोन कौन सी बला का नाम है? आप लोग सोचे होंगे कि फोटोन किसे कहते हैं। तो जैसे आप लोग को पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट किस चीज़ का बना हुआ है? तो कहीं ना कहीं वो जाकर एटम का बना हुआ है। और एटम में अगर अंदर हम लोग झांक कर देखेंगे तो वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन के बारे में हम लोग पढ़े थे। लेकिन उसी तरीके से अगर हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे तो लाइट एक पार्टिकल का बना हुआ है जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। ये फोटोन एक यूनिट है, एक पैकेट है। अब इससे छोटा और कोई पार्टिकल नहीं बना सकते हम लोग। अब हम लोग लाइट के बारे में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन। तो लाइट को हम लोग कंट्रोवर्सी के हिसाब से दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे। पहला को मानना था कि लाइट क्या है? वो पार्टिकल है। पार्टिकल क्यों है? क्योंकि लाइट एक छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह पूरा फ्लो करते हैं। लेकिन यहां पर एक बात आई कि अगर लाइट पार्टिकल होता, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं कि अगर लाइट पार्टिकल होता, बाय द वे अगर लाइट पार्टिकल होता तो क्या ये बॉटल है? ये बॉटल क्या है? ये ट्रांसपेरेंट, मान सकते हैं कि यहां से हम आर पार देख सकते हैं। तो क्या लाइट ये ट्रांसपेरेंट से आर पार जा सकती? क्या पार्टिकल कभी भी कोई मीडियम से आर पार जा सकता है? अब बताओ, यहां से मेरा फेस दिख रहा है ना बॉटल से बीच से, तो क्या यहां से अगर लाइट पार्टिकल रहता तो क्या यहां से मुझे आर पार दिख सकता है? ये बताओ आप। तो इसीलिए ये थ्योरी को बहुत लोगों ने गलत माना। क्यों? क्योंकि लाइट पार्टिकल होता तो ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कभी पार नहीं कर पाता। तो कुछ लोगों का क्या मानना था कि नहीं, लाइट पार्टिकल नहीं हो सकता, तो लाइट को हम वेव कह देते हैं। लाइट वेव है। तो वेव में भी एक सवाल पैदा हुआ कि अगर लाइट वेव है, अगर बाय द वे हम मान लें कि लाइट वेव है, तो वेव तो कोई मीडियम में ट्रेवल करता है। अगर कहीं वैक्यूम क्रिएट हो जाए तो क्या वहां से वेव जाएगा? नहीं पता, आपको नहीं समझ आया। तो देखो एक बात हम बताते हैं नॉर्मल। आप ये बात समझो कि अगर आपको एक बंद कमरा में रख दिया जाए, चारों तरफ से शीशा पैक कर दिया जाए, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। बाहर का मीडियम और अंदर का मीडियम अलग है। अब अंदर से आप हजारों बार चिल्लाते रहो,
बाहर आवाज नहीं जाएगी। तो ये वैक्यूम से बाहर नहीं जाई आवाज। जब आवाज वैक्यूम से बाहर नहीं जा सकती तो लाइट क्या है, लाइट भी अगर वेव हम लोग मानेंगे, जैसे साउंड वेव माने थे तो साउंड बाहर नहीं जा पाया, वैसे ही अगर लाइट को वेव मानेंगे तो लाइट भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल नहीं कर सकती। मतलब कि वैक्यूम से लाइट कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकती थी। तो लाइट को यहां पर फिर कंट्रोवर्सी हुआ कि लाइट को वेव भी पूरा पूरी नहीं माना गया। तो लाइट को ना ही पार्टिकल माना गया ना ही वेव माना गया। तो आखिर लोग कहते हैं कि लाइट है क्या। लाइट के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो लाइट के बारे में जानना है कि लाइट है क्या। तो लाइट को डुअल नेचर ऑफ लाइट का थ्योरी के हिसाब से आज क्वांटम थ्योरी प्रूव करता है। अभी तक सबसे बेस्ट थ्योरी यही है कि लाइट क्या है, कभी कभी पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और कभी कभी वेव के तरह भी बिहेव करती है। उसको जिस टाइप का मीडियम मिलता है उस टाइप से वो बिहेव करती है। तो देखना पार्टिकल नेचर्स में क्या कहा है, तो यहाँ पे हम आप लोग के लिए इंग्लिश में लिख कर लाए हैं कि आप लोगों को आसानी हो। तो न्यूटन्स कॉर्पस्कल थ्योरी कहती है कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं। इसी का दूसरा जो थ्योरी आया था वो है आइंस्टाइन का, बोला था कि फोटोन थ्योरी बाय आइंस्टाइन। एनर्जी, जो लाइट एनर्जी है वो पैकेट्स होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिसे फोटॉन्स कहते हैं। ये फॉर्म में लाइट एनर्जी ट्रेवल करती है। तो देखना पहला न्यूटन ने क्या बताया था कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद इसी पार्टिकल नेचर में आइंस्टाइन और आया और आइंस्टाइन क्या बोला कि लाइट पार्टिकल्स के एक पैकेट होते हैं जिसे हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। और वो फोटोन और ये जो न्यूटन का थ्योरी था, न्यूटन और आइंस्टाइन दोनों एक तरह की बात मानते थे कि लाइट क्या है, एक पार्टिकल है। लेकिन ये थ्योरी गलत तब हुई जब ये कोई भी मीडियम से ट्रेवल कर सकती थी। अगर कोई पार्टिकल रहता तो एक मीडियम में अगर बीच में हम मान लिया जाए कि ट्रांसपेरेंट शीशा लगा दिए तो वहां से आर पार नहीं हो सकता था। तो इसीलिए लाइट का पार्टिकल नेचर को रॉन्ग साबित किया गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें वेब थ्योरी ऑफ लाइट, तो लाइट को क्या कहा गया, लाइट रेफर्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। ये एक ईएम वेव है जिसे ह्यूमन आई के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। ये कुछ साइंटिस्ट ने कहा था। द एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज एक्सट्रीमली ब्रॉड रेंजिंग फ्रॉम लो एनर्जी रेडियो वेव्स एंड वेवलेंथ शो प्रॉपर्टीज सच एज। तो इसे वेव नेचर कहा गया था। आप लोग थोड़ा पढ़ लो। और ये देखो, ये टॉपिक हम लोग का इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बस थोड़ा जानना है कि लाइट क्या होता है, फिर आगे हम लोग चलेंगे तब डिटेल में जानेंगे। अब क्या होता है कि लाइट का इंटरफेरेंस के बारे में बताया गया, ये क्लास 12 में आप अच्छा से पढ़ोगे। इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया। तो डिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, नॉर्मल हम बता देते हैं कि अगर आप कहीं लाइट मार रहे हो, लाइट मार रहे हो, और बाय द वे एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, यहाँ पे बाय द वे एक मिनट, हाँ ये है हम लोग का पेज, ठीक है, ये हम लोग का एक पेज। अब इस पेज में हम क्या किए, यहाँ से हम छेद कर दिए। अब देखना कि अगर यहाँ पे हम फ्लश लाइट मारते हैं, यहां से हम फ्लश मारते हैं, ठीक है, फ्लश जब मार रहे हैं बाबू तो आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो ये जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर कॉर्नर जहां से लाइट निकल रहा है, तो वहां से लाइट क्या होता है, वो मुड़ जाता है। तो ये जो मुड़ने का जो केस है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। जो कॉर्नर पे लाइट मुड़ जाती है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो खैर अब देखेंगे, तो हम लोग का रे नेचर क्या कहता है। तो रे नेचर में लाइट इज ऑल्सो हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरीज डिपेंडिंग on the number of particles. Bright light is many particles and dark light fewer particles. These particles is called packaging unit is called photons. अब देखना, अब इसी टॉपिक को हम यहाँ पे समराइज करते हैं। समराइज करने का तरीका थोड़ा सा आप देख लेना, समझ में शायद आ जाए आप लोगों को। तो देखना बाबू, कुछ साइंटिस्ट ने कहा था लाइट के बारे में, लाइट क्या है। तो एक चीज से सब एग्री करते थे कि लाइट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का फॉर्म, ये चीज सब मानते थे। लेकिन ये कैसा एनर्जी का फॉर्म है, तो कुछ लोगों का मानना था कि ये पार्टिकल नेचर शो करता है। पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर कहने का मतलब ये बाबू कि न्यूटन हो या आइंस्टाइन, दोनों क्या मानते थे,
दोनों मानते थे कि लाइट क्या है, पार्टिकल। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट हुआ? तो अगर हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि लाइट तो मीडियम से भी आर पार हो जाती है, लाइट तो कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल से भी आर पार हो जाती है। तो क्या आप कभी देखे हो कोई पार्टिकल वाले मीडियम से पार हो जाए? कभी देखे हो? कभी देखे हो बताओ? मान लो कि ये पेन है, इस पेन को हम ये हाथ से ऐसे पार कर दे, कभी देखे हो? नहीं। उसके अलावा कुछ लोगों का मानना था कि लाइट क्या है, लाइट एक वेव है। वेब का भी कहानी गलत कब हुआ? जब वेब, आपको पता है कि वेब वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। एग्जांपल हम दिए कि साउंड एक वेब है। वो क्या होगा कि हम लोग नॉर्मल जो बोलते हैं तो वो सुनाई दे देता है, लेकिन अगर कोई वैक्यूम में अगर आवाज को बंद कर दिया जाए तो वो सुनाई नहीं देगा। तो वेब वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता, लेकिन लाइट है, लेकिन लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है। क्यों कर सकता है? तो आपको पता होगा कि कभी भी जो सनलाइट अर्थ तक आती है, तो जो भी सनलाइट बाबू अर्थ तक आती है, सनलाइट सनलाइट जो अर्थ तक आती है वो वैक्यूम से ट्रैवल करके आती है, वैक्यूम से ही ट्रैवल करके आती है, तभी अर्थ तक पहुंचती है। बीच का जो एरिया है वहाँ एटमॉस्फेयर में जो है वैक्यूम है, वहाँ जो एरिया है बीच का एरिया, वहाँ पे वैक्यूम पाया जाता है। तो वैक्यूम से सनलाइट ट्रैवल करके आती है। तो फिर बीच में क्या बताया गया कि नहीं, लाइट ना तो पार्टिकल है ना तो वेव है। फिर एक थ्योरी आया जिसे हमने कहा क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी बताता है कि लाइट क्या है, लाइट डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब कि कहीं कहीं क्या करता है, ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और कहीं कहीं ये क्या करता है, वेव की तरह बिहेव करता है। तो ये हुआ लाइट। लाइट को डुअल नेचर ऑफ लाइट का प्रोसेस से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये हम लोग लाइट में बेसिक स्ट्रक्चर देखे हैं। अब हम देखेंगे दूसरा टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक क्या है कि हम लोग जब ठीक है, एक बात हमें बताओ आप कि जब कोई भी सरफेस के ऊपर लाइट आती है तब क्या होता है? एक एग्जांपल के थ्रू हम बात की, ये एक सरफेस है, यहाँ पे लाइट आई तब क्या हुआ? ये सरफेस को हम ऐसे रखते हैं, ठीक है, ये सरफेस को हम इस तरह से बना दिए, ये क्या है, सरफेस। अब लाइट अगर हम यहाँ पर मारेंगे, जैसे ही लाइट मारेंगे तो यहाँ पे तीन केस होगा। पहला होगा कि या तो रिफ्लेक्शन होगा, लिखेंगे व्हेन लाइट कम्स ऑन सरफेस। जब लाइट को सरफेस पर लाया जाता है तब क्या होगा? पहला प्रोसेस या तो रिफ्लेक्शन होगा, दूसरा क्या होगा, या तो रिफ्रैक्शन होगा, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। देखो ये हम लोग का पेज, इसको हम ऐसे रख दिए। अब यहाँ पर हम लाइट मारे, कैसे बाबू? ऐसे करके लाइट मारे, तो कुछ लाइट का पार्टिकल आप लोग को दिख रहा है बोर्ड पे, कुछ पार्टिकल लाइट का बोर्ड पे दिख रहा है, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा, या ऐसे मारे लाइट, ये सरफेस है बोर्ड हम लोग का, ये ऐसे लाइट मारे, तो कुछ पार्टिकल क्या है, ये बोर्ड एब्जॉर्ब कर लिया। पहला चीज, कुछ पार्टिकल क्या किया, बोर्ड एब्जॉर्ब कर लिया। कुछ पार्टिकल क्या किया, बोर्ड यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दिया, बाहर भेज दिया। और कुछ पार्टिकल क्या है, तो कुछ पार्टिकल हो सकता है, ऐसे हम नहीं कह रहे हैं, कुछ सब्सटेंसेस में क्या होता है कि पार्टिकल अंदर चला जाता है, जिसे हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे आप अगर बात करें तो एक आप लोग कांच का मोटा सा स्लैब ले लो, उसके अंदर आप लाइट मारो तो लाइट बेंड होके अंदर चला जाएगा। तो अगर हम कभी भी कोई भी सरफेस पर लाइट मारते हैं तो लाइट मारने के बाद तीन प्रोसेस होता है। पहला होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब कि वो लाइट वहां पे सरफेस से टकरा के वापस चला जाएगा। दूसरा होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन मतलब, दोनों को हम बता देते हैं। पहला हुआ रिफ्लेक्शन, यहां से अगर लाइट मारे हम, यहां से ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर ये स्मूथ सरफेस नहीं रहा,
स्मूथ सरफेस नहीं मतलब रफ रहा, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन कभी ऐसे फेंकेगा, कोई ऐसे फेंकेगा, कोई ऐसे फेंकेगा, कोई ऐसे फेंकेगा, कोई ऐसे फेंकेगा, मतलब कि जहां तहां से जैसे तैसे रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन के अंदर भी क्वांटिटी और क्वालिटी होती है। अब उसके बाद दूसरा टॉपिक है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब ये समझना कि अगर कोई हम ऐसा सरफेस लिए जो ट्रांसपेरेंट है, जिसके आर पार लाइट जा सकती है, तो क्या होगा, या मान लो कि वाटर के अंदर लाइट मारे, तो लाइट अगर हम लोग ऐसे यहाँ से मारेंगे, लाइट यहाँ पर जाने के बाद ये या तो बेंड होके अंदर आएगा या तो दूर होके अंदर जाएगा। वो रेरर और डेंसर मीडियम के थ्रू हम लोग डिसाइड करेंगे। तो नॉर्मल ये समझना, लाइट अगर हम लोग मारते हैं तो पहला प्रोसेस जो होता है वो हो जाएगा रिफ्लेक्शन। अगर किसी भी सरफेस पे लाइट पड़ेगी तो या तो रिफ्लेक्शन होगा, दूसरा या तो रिफ्रैक्शन होगा, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है जिसे हम लोग कहते हैं ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसे एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं। अब एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, तो एक बात हम बताते हैं कि अगर लाइट गया ऐसे, तो लाइट हम लोग जैसे पार्टिकल ऐसे मारे लाइट, तो यहाँ से क्या हुआ, ये लाइट कुछ कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, साथ ही साथ कुछ कुछ रिफ्लेक्ट किया। ये देखो, ये हम लोग का जो कवर है, कवर पे जैसे ही लाइट यहाँ से आया, यहाँ से ये देखो ये लाइट आया, जैसे ये लाइट यहाँ से आया, आने के बाद क्या हुआ, ये कवर रिफ्लेक्ट किया, कुछ लाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। या मान लो मेरा बॉडी है, या मान लो बोर्ड है, यही बोर्ड है, अगर लाइट से हम बात करें तो ये देखो लाइट जैसी गया तो ये हम लोग को रिफ्लेक्ट करके दिखा रहा, कुछ कुछ लाइट रिफ्लेक्ट किया, लेकिन कुछ कुछ लाइट ये ब्लैक बोर्ड एब्जॉर्ब भी कर रहा। एब्जॉर्ब करने का तरीका अगर आप लोग को नहीं पता, तो ये लाइट को हम ऐसे आधा घंटा रखेंगे तो ये बोर्ड क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। हीट क्यों होगा बाबू, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चल रहा। दूसरा तीसरा ये जो मेन टॉपिक होने वाला है रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो वहां पे रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा। तो हम लोग पहला टॉपिक अभी पढ़े कि अगर कोई सरफेस पे लाइट मारा जाए या कोई सरफेस पर लाइट आकर गिरे तो उसके साथ क्या क्या केस होगा। अब जो दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले बाबू, एक मिनट पहले इसे देख लो आप लोग, पहले इसे देख लो, कोई डाउट हो तो बताना। पहले आप लोग देख लो, कोई डाउट होगा तो बताना, ठीक है, कोई डाउट हो तो बताना। नहीं है, कोई बात नहीं। अब दूसरा जो प्रोसेस होगा हम लोग का, वो देखेंगे रिफ्लेक्शन पे। रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है रफ सरफेस पे और एक होता है स्मूथ सरफेस पे। अगर मान लो यहाँ पर हम एक सरफेस बनाते हैं, ये सरफेस रफ है, यही यहाँ पे हम एक सरफेस बनाते हैं जिसे स्मूथ कह रहे हैं। अब लाइट जैसे ही आएगा तो यहाँ से हम एक लाइट के पार्टिकल को भेजें, जैसे ही यहाँ से लाइट ऐसे आया, लाइट जैसे ही लाइट का पार्टिकल यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से लाइट 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 ऐसे आया, तो कुछ लाइट का पार्टिकल्स क्या होगा, तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे उठेंगे। ये मान लो यहाँ पे टकरा रहे हैं तो ये ऐसे जाएंगे, ये यहाँ पे टकरा रहे ये ऐसे जाएंगे, ये यहाँ पे टकरा रहे ये ऐसे जाएंगे, ये यहाँ पे टकरा रहे ये ऐसे जाएंगे। मतलब कि जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा वो टेढ़ा कुबड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम स्मूथ सरफेस पे लाइट का पार्टिकल ऐसे गिराते हैं तो वो क्या होता है, स्मूथली यहाँ से वापस चला जाता है। अगर स्मूथ सरफेस पे हम लाइट के पार्टिकल्स को ऐसे गिराते हैं तो वो स्मूथली यहाँ से वापस ऐसे चला जाता है। तो ये सब चीज हम लोग देखेंगे सरफेस के बेसिस पे। तो रिफ्लेक्शन सरफेस के बेसिस पे इस तरह से होता है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो अब हम लोग सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। तो सिलेबस में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो रे नेचर ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। लाइट का हम लोग रे नेचर पढ़ने वाले हैं। अब रे किसे कहते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल ये समझो बाबू कि हम लोग पार्टिकल नेचर की बात करेंगे। पार्टिकल नेचर हम लोग का सिलेबस में क्या पढ़ने का है, तो लाइट का अभी हम लोग पार्टिकल नेचर पढ़ रहे हैं। पार्टिकल नेचर में ये समझना कि ये हम लोग का छोटा 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 फोटोन है।
ये छोटा छोटा हम लोग का पार्टिकल है। इस पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहें? फोटोन। तो फोटोन जब सीधी लाइन में जब ये चलता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग रे कहते हैं। तो ये हम लोग का रे हुआ। तो अब यही चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बाबू। रे नेचर ऑफ लाइट में वो है ये कि लाइट ट्रेवल्स एट स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लाइट है ना लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चलता है। उसमें देखेंगे वेन लाइट इन अ वैक्यूम सच अनदर स्पेस वेयर इज नो मैटर इज प्रेजेंट लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट फॉरवर्ड इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। जब कोई सरफेस नहीं हो, जब वैक्यूम क्रिएट होया हुआ है तो वहां पे लाइट है ना एकदम सीधा लाइन में चलता है, एकदम सीधा लाइन में चलता है, एकदम सीधा लाइन में चलेगा। लेकिन अगर हम लोग के एटमॉस्फेयर में अगर बात करें तो हम लोग के एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि अगर लाइट मारे तो आप लोग देखोगे कि कहीं खिड़की वगैरह से अगर लाइट आता है ना तो वहां पे डस्ट पार्टिकल्स दिखता है, तो वहां डस्ट पार्टिकल से भी लाइट का पार्टिकल्स बेंड हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा सा जाने। ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद आता है सेवरल फोटॉन्स इन अ सिंगल लाइन कॉन्स्टिट्यूट लाइट रे। बहुत सारे फोटॉन्स, क्या है ये? फोटॉन्स। फोटॉन्स जब सिंगल लाइन में रहते हैं तो यही क्या बनाते हैं? बहुत सारे फोटॉन्स जब सिंगल लाइन में रहते हैं तो वो लाइट का रे बनाते हैं। सेवरल लाइट रे कंस्टिट्यूट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब क्या हम बताते हैं तो इसे हम लोग अच्छे से करते हैं। ये हम लोग का एक, ये हम लोग का रे बनाया। क्या बनाया बाबू? रे। देखना, ठीक है। अब ऐसे ही बहुत सारा रे, बहुत सारा रे स्ट्रेट लाइन में साथ साथ चले, बहुत सारा रे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग बीम कहेंगे। बीम मतलब गुच्छा, पुंज। हिंदी में इसे पुंज कहते हैं, इंग्लिश में बीम कहते हैं। तो इसे लिखते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट ये हुआ। अभी नॉर्मल हम लोग लाइट के बारे में बेसिक डेफिनेशन देख रहे हैं। तो सबसे पहला चीज हम लोग रिफ्लेक्शन देखें, उसके बाद हम लोग रे देखें और बीम देखें। रे किसे कहते हैं? तो सेवरल पार्टिकल्स ऑफ फोटोन कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल लाइन। जब बहुत सारे फोटॉन्स के पार्टिकल एक सिंगल लाइन में चलते हैं तो उसे रे कहते हैं। अगर बहुत सारे रे एक सिंगल लाइन बनाते हैं तो उसे बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का बीम ऑफ लाइट का टॉपिक हुआ और हम लोग रे का टॉपिक देखें। अब बीम ऑफ लाइट के हिसाब से हम लोग देखेंगे रे नेचर ऑफ लाइट एंड रिलेटेड लॉज। लॉ होते हैं, उस लॉ के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला होता है लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, जिसे स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। अगर नॉर्मल हम लोग ये समझे कि इन्फिनिटी से कहीं दूर से लाइट आ रही है तो वो एकदम पैरेलल आएगी, कहीं दूर से लाइट आ रही है तो वो एकदम सीधी लाइन में आएगी। तो वही बता रहा है कि लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, जिसे हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। मतलब लाइट अगर कहीं दूर से आ रही है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी। उसके बाद कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटिव इंटरेक्शन बिटवीन रेज। रे जो है उसके बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। सपोज दैट हम एक बात बता रहे हैं कि अगर आप ये समझो कि हम यहाँ से फ्लैश लाइट जलाएं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ फ्लैश लाइट आगे चला गया कुछ पीछे छोड़ के चला गया। तो ये जो फ्लैश लाइट है सब एक साथ निकलता है और एक साथ चलता जाता है। तो ये हुआ फ्लैश लाइट का एग्जाम्पल। अब और एक टॉपिक है, जो टॉपिक है हम लोग का कि लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट क्या होता है? रिवर्सिबिलिटी भी होती है उसके पास, मतलब जैसे लाइट जाएगा वैसे ही लाइट वापस भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग का पढ़ना है। और उसमें जो हम लोग को अभी टॉपिक पढ़ना है बाबू, वो टॉपिक जो मेन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वी स्टडी, हम लोग क्या पढ़ेंगे? द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े कि लाइट क्या होता है। लाइट में वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, लेकिन हम लोग को आज पार्टिकल नेचर पढ़ना है तो हम लोग पार्टिकल नेचर पे बात करेंगे। अब आते हैं हम लोग व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। अगर एक सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करेगी तब क्या होगा? तो देखना, हम एक बात बताते हैं। सपोज दैट कि ये एक पत्ता है, ये पत्ता हम लोग को ग्रीन क्यों दिख रहा है पता है? यहाँ पे एक ह्यूमन खड़ा है। जब लाइट का पार्टिकल, जब लाइट का पार्टिकल इस पत्ता पे गिरा, ऐसे करके आया, ऐसे करके आया, ऐसे करके आया, ऐसे करके आया,
तो पत्ता का कलर हम लोग को ग्रीन क्यों दिखा पता है? क्योंकि लाइट का पार्टिकल पत्ता पे आया तो पत्ता सारे पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ एक पार्टिकल को छोड़ा, जो क्या था? तो जो लाइट का एक पार्टिकल था जिसे हम लोग क्या बोले थे? तो जिसे हम लोग कहे थे ग्रीन। तो ग्रीन वाले पार्टिकल को ये छोड़ दिया, तो ग्रीन वाला पार्टिकल हमारा आंख देखता है और हमको पता चलता है कि ये पत्ता का कलर ग्रीन। तो जब लाइट कोई इंसिडेंट करता है सरफेस पे, कोई सरफेस पे आकर लाइट टकराता है, तो वही सरफेस से हम लोग की आंखों में जो दिखता है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं कि इससे हम लोग कलर को सेंस कर सकते हैं कि कौन सा कलर हम लोग को दिख रहा है। तो ये समझना कि जो कलर दिख रहा है उसको छोड़ के सब कलर वो एब्जॉर्ब कर लिया, और जो कलर दिख रहा है उस कलर को वो रिफ्लेक्ट कर दिया। जैसे ये गंजी है मेरा, ये गंजी कौन सा कलर आप लोग को दिख रहा है? हल्का ग्रीन में दिख रहा होगा। तो जो ग्रीन में दिख रहा मतलब ये समझना कि इस गंजी के ऊपर जितना भी लाइट का कलर आ रहा है वो सारा कलर ये गंजी एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और ये जो ग्रीन कलर है ये इमिट कर दे रहा है, ये ग्रीन कलर फेंक दे रहा है। फेंकने की वजह से आप लोग को ये ग्रीन कलर ही शो होगा, ठीक है? अब क्या होगा कि यहाँ पे देखना कि जब भी हम लोग का पहला तो ये हुआ, अब यहाँ पे 3 केसेस होंगे, जो 3 केसेस हम बताएं। पहला क्या हुआ? तो पहला केस हुआ कि यहां से रिफ्लेक्शन हुआ। कुछ कुछ क्या होगा कि यही पत्ता के नीचे ऐसे करके देखोगे, ऐसे करके, तो क्या होगा ना कि इस पत्ता के नीचे कुछ लाइट आपको दिखेगा। तो जो लाइट नीचे ऐसे ऐसे दिखे इसे हम लोग रिफ्रैक्शन। और दूसरा क्या होगा, कुछ लाइट इस पत्ता में एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहें? एब्जॉर्प्शन। तो लाइट में 3 केसेस होता है बाबू। पहला रिफ्लेक्शन होगा, मतलब बाउंस बैक हो जाएगा। दूसरा एब्जॉर्प्शन होगा, जो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तीसरा रिफ्रैक्शन होगा, जिसके थ्रू एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो या तो बेंड कर जाएगी इधर, या तो उधर हम लोग का बेंड हो जाएगा। तो वो हम लोग का 3 चीज देखने को मिलता है, 3 केस देखने को मिलता है अगर लाइट इंसिडेंस करती है कोई भी सरफेस पे। अब क्या होता है कि ऑप्टिकल इमेजेस कितने टाइप के होते हैं वो हम लोग देखेंगे। ऑप्टिकल इमेजेस मतलब ये समझना कि इमेज को ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, लाइट के बेसिस से हम लोग किस तरह से डिवाइड करते हैं। ऑप्टिक्स मतलब होता है लाइट, तो लाइट के बेसिस पे हम लोग इमेज को 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। ये आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। पहला है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट वैसे चीज को कहते हैं, वैसे मैटर को कहते हैं जो लाइट को अपने से आर पार होने दे देता है। सपोज दैट आप ये मानो कि एयर, एयर जो है बीच में यहाँ, अब लाइट यहाँ से आ रहा है, ये जो ट्यूब लाइट का लाइट मेरे पास आ रहा है, तो ये लाइट जो यहाँ से आ रहा है बीच में एयर पड़ रहा है। अगर यही एयर बहुत ज्यादा डस्ट होता है, डस्ट पार्टिकल्स, तो यहाँ पे पार्टिकल्स दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एयर थोड़ा क्लीन है, तो डायरेक्ट लाइट क्या है? मेरे ऊपर आ रहा है। तो ये लाइट क्या है? तो ये जो मीडियम है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसे कह रहे हैं, तो ये मीडियम लाइट को पूरी अपने से आर पार आने दे देता है। जैसे एयर है ना, यहाँ पे इस एयर से लाइट आर पार जा रही है, तो इस मीडियम को हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। एग्जाम्पल है आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, उसके बाद कुछ आपका ग्लास हो गया, तो ग्लास भी आप लिख सकते हो, ग्लास भी आपका ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद दूसरा जो है उसे कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है जो आधा आधी, मतलब लाइट के कुछ पार्टिकल्स को अपने अंदर से पार होने दे दे। एग्जाम्पल के थ्रू आप मान लो तो बटर पेपर या ऑयल पेपर, ये सब क्या होता है? तो ये सब लाइट के कुछ पार्टिकल्स को अपने से आर पार आने दे देता है। अब लास्ट जो टॉपिक है वो है आपका ओपेक। ओपेक पता है कि जैसे आपका वैसा पार्टिकल्स जो लाइट को आर पार आने नहीं देता है। जैसे ये समझ लो, अब यहाँ पे जो मेरा मुंह है, ये क्या आपको दिख रहा है? मेरा मुंह नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये है ना लाइट को आर पार आने नहीं दे रहा है, और आप लोग को यहाँ पे दिखेगा नहीं, ठीक है? तो इतना हम लोग का टॉपिक क्लियर हुआ। उसके बाद ऑप्थेल्मोलॉजी एक ब्रांच है जिसमें हम लोग आंख के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी में हम लोग आंख के बारे में या आंख के डिफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब हम लोग देखते हैं हाउ डज वी सी थिंग्स। हम लोग कोई भी चीज़ कैसे देखते हैं, तो ये चीज़ हमने बता दिया था आपको कि जैसे एक पत्ता है, ये पत्ता के बारे में हमने बोला, इस पत्ता पे जैसे ही लाइट रिफ्लेक्ट किया, जैसे ही लाइट आया, आने के बाद यही लाइट कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो ये लाइट आया और यहाँ पे मेरी आँख है, यही मेरी आँख पे आके ये लाइट दिखा। अब यहाँ पे क्या है बाबू? यहाँ पे मेरा आँख है, ये मेरी आंख ने इस लाइट को देखा, तो ये हम लोग का रिफ्लेक्शन हुआ। अब याद रखना कि रिफ्लेक्ट वही कलर करता है जो कलर हम लोग को दिखता है। तो रिफ्लेक्ट कलर हम लोग को क्या होता है? सीन हम लोग को दिखता है। बाकी कोई भी कलर जो हम लोग को नहीं दिख रहा, वो सब कलर वाले लाइट के वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर लेता है।
उसके बाद आता है फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देखते हैं कि कैसे रिफ्लेक्शन होता है। एक बात बताओ, हम लिखावट या थ्योरी पे नहीं जा रहे हैं, नॉर्मल सी बात बताना कि अगर कोई बंदा है, वो बंदा को कोई चीज देखना है, मान लो हम है, ये है हम, क्या, और हम क्या करेंगे, हमको ये पेड़ देखना है। अब ये पेड़ देखने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, दो चीज करेंगे। पहला कि इस पेड़ को हम डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं ना डायरेक्ट, ठीक है। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, इस पेड़ को ऐसे डायरेक्ट देखेंगे, ठीक है। दूसरा केस में क्या होगा, तो दूसरा केस में हम दिमाग लगाएंगे, नहीं हम डायरेक्ट क्यों देखें, हम ऐसे डायरेक्ट नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, यहां से पानी में देखेंगे, पानी से रिफ्लेक्शन आएगा। तो यहां से दूसरा केस में हम पानी में देखें, और यही पानी से क्या हुआ कि इस पानी से हम लोग को पेड़ दिख रहा। यहां से हम पानी में देखें, इस पानी से क्या हुआ, हमको यहां से पेड़ दिख रहा। ये हम लोग का तरीका होता है देखने का। तो हम लोग कोई भी चीज को इस दो कंडीशन में देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसी चीज को ऊपर लिखा हुआ गया कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस, जब कोई भी लाइट का रे स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस पे गिरता है, एंड द लाइट रे बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, और यही मीडियम में बाउंस बैक कर जाता है। देखो सेम मीडियम का मतलब समझना कि अगर हम लोग हवा में देख रहे हैं तो वापस हवा में ही देख रहे हैं। जैसे मान लो पानी के ऊपर रिफ्लेक्ट होके पानी से ऊपर ही चला जा रहा, तो हवा से लाइट गया और हवा में ही आ गया, तो इसे हम लोग रिफ्लेक्शन कहें, बाउंस बैक कहें। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम बता रहे हैं, यहाँ है ये एक सरफेस, अब ये सरफेस पे लाइट गया, जाने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, तो गया हवा से और रिफ्लेक्ट भी हुआ हवा से, तो इसे हम लोग रिफ्लेक्शन कहें। लेकिन अगर यही ऐसा रहता, ये ऐसे गया और जाने के बाद ये जो इसका हम लोग का दिख रहा ब्रेड्थ, इस ब्रेड्थ में हम लोग ऐसे यहां से देखते हैं, यहां से ऐसे, तो ये जो गया जाने के बाद अंदर जो बेंड हो रहा, तो उसे हम लोग रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो रिफ्लेक्शन में हम लोग सेम मीडियम में जाता हुआ देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे बाबू, वो सेम मीडियम वाली बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ द इंसिडेंट रे विच लैंड्स अपॉन द सरफेस, जो रे सरफेस के ऊपर गया है, जैसे ये पर्पल वाला, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंस रे, ठीक है। उसके बाद द रे दैट बाउंस बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, वैसा रे जो यहां से बाउंस बैक कर गया, यहां से ऊपर वापस चला गया, तो उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, आर आर, ठीक है। अब द परपेंडिकुलर विच इज ड्रॉन ऑन द सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल, अब इसी सरफेस पे यहां पे एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उस परपेंडिकुलर को हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, सरफेस से एक परपेंडिकुलर हम लोग अपने मन से ड्रॉ करते हैं, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल हमेशा सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। कोई डाउट आप लोगों को यहां तक? जब लाइट कोई भी सरफेस पे जाती है, तो जो लाइट का रे इंसिडेंस किया है उसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, जो रे रिफ्लेक्ट कर गया है उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और जो रे रे के दोनों के रे के बीच में, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंस के बीच में एक हम लोग सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन मानते हैं, उसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं। ये तीन चीज को यहाँ पर बताने का मेन रीजन था हम लोग का। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, नाम तो सुना ही होगा, कभी ना कभी तो सुना होगा। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, सपोज दैट ये आपका एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है। हमको मन किया, क्या पता है, हम इसको ऐसे करके देखेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे हम ऐसे देख रहे हैं। अब जब नीचे हम इसको देखेंगे, मतलब कि मेरा आंख मान लो यहाँ पे, ये मेरी आंख है। अब यहां से हम देखें, यहां से हम देखें बाबू, यहां से मेरी आंख से एक लाइट ऐसे गया, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारा लाइट का पार्टिकल, लाइट का इंसिडेंस, इंसिडेंट लाइट यहाँ पे गिरेगा। अब जैसे ही गया तो यहाँ पे तीन केस होगा। तीन केस क्या होगा, पहला केस ये हम लोग का मीडियम है, अब लाइट यहाँ पे, ये मीडियम नंबर यहाँ पे सेकंड है,
और ये मीडियम नंबर फर्स्ट है। अब देखना ये यहाँ से ये मीडियम नंबर फर्स्ट है, लाइट यहाँ पे गया, यहाँ पे टकराने के बाद वापस चला गया। जैसी लाइट आया, जैसे आया वैसी बेचारा शांति से चला गया, इसको कोई दिक्कत नहीं हुआ, जैसे आया वो चला गया वैसी वापस। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये मीडियम है और ये मीडियम नंबर 1 था। पहला केस जो हम बताए थे कि ये मीडियम 1 से ही आएगा और 1 ही में गिर जाएगा, तो ये हम लोग का पूरा यहाँ से यहाँ तक मीडियम 1 है, तो ये 1 से आया और 1 से ही गया, मतलब पहले मीडियम से ही आया, पहले मीडियम में ही गया। तो जो लाइट का रे आया उसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, इसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। मतलब कि इंसिडेंट किया, जो लाइट का रे आकर गिरा, जो लाइट का रे आकर इस सरफेस पे गिरा उसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। अब इस रे पे गिरने के बाद 3 केस आप लोग पढ़े थे, तो यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, मतलब होगा तो यहाँ पे या तो रिफ्रैक्शन भी हो सकता है या तो आप समझ लो एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मली बाबू, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन का। तो जैसी सरफेस पे लाइट गिरा, गिरने के बाद एक बहुत ही भयानक कंडीशन होगा, उस कंडीशन को कहेंगे लाइट वापस चला गया। यहाँ से लाइट वापस चला गया, इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि रिफ्लेक्ट किया ना, तो यहाँ से लाइट आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, और क्या हुआ कि इसी के बीच में एक हम लोग नॉर्मल सा सरफेस मानते हैं जो सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। मेन सरफेस जो होता है जिससे लाइट हम लोग का, ये सरफेस से लाइट बाउंस बैक कर रहा है, इस सरफेस से ये लाइन ऐसे परपेंडिकुलर होता है। ये सरफेस से लाइन परपेंडिकुलर होता है। अब सुनना, जो हम लोग का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, पहला कहता है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या होता है, तीनों लाई इन सेम प्लेन। ये तीनों सेम प्लेन पे रहता है, तीनों एक ही प्लेन पे रहता है। इंसिडेंस रे मतलब कि ये इंसिडेंट रे, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे मतलब ये वाला, और नॉर्मल, नॉर्मल किसे कहें बाबू, जो परपेंडिकुलर हम लोग इमेजिन करते हैं, मानते हैं कि सरफेस से परपेंडिकुलर, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं इस सरफेस से परपेंडिकुलर को हम लोग कहेंगे नॉर्मल। तीनों को हम लोग बताएं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों कहाँ होता है, सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब यहाँ पर ये समझना कि ये मीडियम 1 से आया था और कहाँ मीडियम 1 ही में चला गया, तो इसे हम लोग सेम प्लेन कह रहे हैं। कि पहला तो मीडियम देख के प्लेन कहेंगे, और दूसरा कि ये एक ही लाइन, ये देखो ये प्लेन है ना, ये एक ही प्लेन है, तो इसको दो बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं। पहला सेम प्लेन का मतलब कि जो मीडियम से आ रहा उसी मीडियम में जा रहा, और दूसरा जो होता है कि सेम प्लेन का मतलब ये हम लोग को पता करना है कि यहाँ पर जो लाइट आ रहा जिसे हम लोग इंसिडेंट रे कहें, और जो लाइट जा रहा है जिसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहें, और जो नॉर्मल, ये तीनों सेम ही प्लेन पर लाई कर रहा है। तो ये तीन जो सेम प्लेन पे लाई करता है उसे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन का पहला कानून कहते हैं। पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का कि जो आने वाला लाइट है, जो जाने वाला लाइट है और जो नॉर्मल है, वो तीनों एक ही प्लेन पर रहेगा। दूसरा जो लॉ है, दूसरा जो कानून कहता है रिफ्लेक्शन का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस फंसेंगे। तो दूसरा जो हम लोग का केस है उसमें कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, मतलब कि ये जो रे है इसका एंगल इक्वल होता है किसके, पता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल रिफ्लेक्टेड रे का एंगल के इक्वल होता है। अब कैसे इक्वल होता है, तो याद रखना कि ये एंगल हम लोग को नॉर्मल से मानना है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये एंगल यहाँ से ले लेते हैं, ये यहाँ से नहीं लेना है। याद रखना ये जो एंगल है ये हम लोग को नॉर्मल से मानना है। हम लोग ये एंगल कहाँ से मानेंगे बाबू, तो ये एंगल हम लोग नॉर्मल से मानेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि ये नॉर्मल से एंगल मानेंगे, तो ये एंगल करेक्ट है। तो इसे हम लोग कहेंगे क्या, इंसिडेंट रे का एंगल। और ये एंगल कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो ये यहाँ से यहाँ तक हुआ। मतलब ये समझना कि यहाँ से गया और यहाँ से गया, तो इसी एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ IR, मतलब इंसिडेंस रे का एंगल। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, अगर इस एरिया को हम लोग O कहेंगे तो इसे लिख सकते हैं एंगल, क्या हो गया, इसको हम लोग I मान लिए, तो लिखेंगे यहाँ से, जहाँ से आंख से देखा वहाँ I माने, ये O माने और N माने, तो इसे हम लिख सकते हैं ION। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, एंगल ION, मतलब कि यहाँ से ION।
अब बोला जाएगा ये जो है ION ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के एंगल के बराबर होता है। अब रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या मानेंगे, ये हम लोग का n मानेंगे, ये हम लोग का O मानेंगे और इसे हम लोग R मानेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल याद रखो आप लोग कि NOR या एंगल ऑफ ION लिख सकते हैं एंगल ऑफ RON। तो ये हम लोग को समझना है। दो लॉ होता है, पहला होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे होता है। दूसरा जो होता है वो इंसिडेंस रे का एंगल किससे, नॉर्मल से, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल किससे, नॉर्मल से बराबर होता है। ठीक है, ये दो केस है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। अब इसे हम समझते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, तो पहला याद रखना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिटरमाइन, ये डिटरमाइन करता है रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्शन ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक मिरर, स्मूथ मेटल सरफेसेस एंड क्लियर वाटर। तो इसमें वैसा सरफेस हम लोग देखते हैं जो स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस हो, जैसे आपका हो सकता है स्मूथ मेटल का सरफेस या क्लियर वाटर का सरफेस या फिर आप लोग का मिरर का सरफेस। ये तीन चीज का सरफेस आप लोग मान सकते हो। और इसके अलावा नॉर्मल जो अभी हम लोग बात करेंगे बाबू, वो हम लोग मिरर पे ही बात करेंगे। अब क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, तो पहला जो रूल कहता है वो कहता है इंसिडेंस रे मतलब कि आने वाला रे, रिफ्लेक्टेड रे जाने वाला रे और नॉर्मल जो 90 डिग्री पे रहता है, ये तीनों हम लोग का सेम प्लेन पर होते हैं, लाई इन सेम प्लेन। दूसरा रूल कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल ऑफ आई किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एंगल ऑफ आर के बराबर होता है। तो इसको दूसरा रूल को हम लोग लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, कोई डाउट यहां तक नहीं। अब आते हैं आगे। तो ये जो टॉपिक हम लोग का होने वाला है, तो ये टॉपिक है हम लोग का इमेज फॉर्मेशन का। तो उससे पहले आप लोग यहां तक देख लो, कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, और नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर डाउट है तो बताओ, नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फास्ट। तो अब देखना, हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन के टॉपिक को। इमेज फॉर्मेशन, इमेज कहते किसको है, तो इमेज कहते हैं जो हम दिख रहे हैं ना, तो मेरा उसमें सेम कॉपी दिखे। अब कॉपी दो टाइप का होता है, या तो साइज में बड़ा होगा, साइज में छोटा होगा, या तो पर्दा, या फिर समझ लो कि रियल इमेज बनेगा या तो वर्चुअल बनेगा। सारा टॉपिक को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर पे अगर हम लोग देखेंगे तो नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं, उससे पहले हम एक प्लेन मिरर बनाते हैं। सपोज दैट हम एकदम तैयार हो गए, ठीक है, ऐसे क्या तैयार होने के बाद यहाँ से हम अपने आप को आईना में देख रहे हैं। देख रहे हैं जब आईना में हम, तो यहाँ से हम देख रहे हैं ना, तो आप आईना से जितना दूरी से अपने आप को देखोगे उतना ही दूर पे ऐसा लगेगा कि आईना के पास जाके इमेज फॉर्म हो रहा। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमको लगेगा यहाँ पे हम पूरा बन के, हम यहाँ से देखेंगे तो हमको लगेगा कि हम यहाँ पे दिख रहे हैं ऐसे। तो यही चीज को इमेज फॉर्मेशन के रूल के हिसाब से हम लोग मानते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन में क्या हुआ कि अगर मान लो कि ये अच्छा दाढ़ी मूंछ वाला आदमी है, ये अपने आप को ऐसे आईना में देख रहा है, ठीक है। तो इसका जो इमेज बनेगा तो यहाँ से इतना ही दूरी पे बनेगा, मतलब कि यहाँ से ऐसे। अब देख भाई, हमको मेरा मजाक मत उड़ाना। समझो ना कि यहाँ से देख रहा तो उसे वैसा ही दिखेगा। तो इमेज फॉर्मेशन क्या होता है कि इमेज फॉर्मेशन जब हम लोग नॉर्मल मिरर से बात कर रहे हैं, कौन मिरर है ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का आप एक चीज याद रखना कि ये जो फोकल लेंथ रहता है वो इनफाइनाइट रहता है। फोकल लेंथ क्या होता है वो हम आगे बताएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा, अभी बस याद रख लेना। नेचर ऑफ इमेज, अगर प्लेन मिरर के सामने हम इमेज बनाते हैं तो हम लोग का ये जो यहाँ से मिरर तक का जो डिस्टेंस हुआ, जो रियल ऑब्जेक्ट जो खड़ा है, ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस को यू कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस को यू कहते हैं और मिरर से इमेज तक का डिस्टेंस को भी कहते हैं। अभी बस इतना याद रखो कि ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से मिरर तक का दूरी को हम लोग यू कहते हैं और मिरर से इमेज तक का दूरी को वी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है
कि इस इमेज में, मतलब कि जो प्लेन मिरर में इमेज बना है वो कैसा बनेगा, तो वो जितना दूर यहाँ से यहाँ होगा, इसे अगर x मानते हैं u को, उतना ही दूर यहाँ से यहाँ होगा जिसे हम लोग v माने। मतलब ये समझना कि यहाँ पे u बराबर v बराबर x लिख सकते हैं। तो वही चीज बताया है कि सेम डिस्टेंस एज दैट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जितना दूर है इमेज उतना ही दूर बनेगा, पहला। दूसरा है कि इमेज सेम साइज का बनेगा, मतलब कि जो साइज का इसका सर है उसी साइज का इसका सर बनेगा प्लेन मिरर में। उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, वर्चुअल का मतलब समझना कि वो मिरर के पीछे बनेगा, जब भी मिरर के पीछे बनेगा उसे वर्चुअल कहते हैं। ये क्या है, मिरर के पीछे बना तो इसे वर्चुअल कहें। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट एरेक्ट बनेगा, एरेक्ट मतलब होता है सीधा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, सीधा बनेगा। अब आदमी सीधा है तो कभी देखे उल्टा, नहीं उल्टा नहीं बनेगा, सीधा बनेगा। अब क्या होगा, लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब कि लेफ्ट अपियर टू राइट, अपियर टू राइट एंड राइट अपियर टू लेफ्ट। वाइसा वर्सा, वाइसा वर्सा का मतलब कि उसी तरीके से, जैसे आप लोग देखोगे एम्बुलेंस में है ना, उल्टा एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है। क्यों, क्योंकि मिरर में जब आदमी देखेगा तो सीधा इमेज दिखेगा, तो इसीलिए जो इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर का वो इस टाइप का होता है। ये आप लोग टॉपिक उठा लो, उतार लो जल्दी से, हम फिर आगे बताएंगे। जल्दी कॉपी कर लो। अब हम लोग आगे टॉपिक पे आते हैं। एक सवाल आप लोग सुने होंगे कि दो मिरर को जब साथ में लगाते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन होता है, वो थोड़ा सा हायर लेवल का टॉपिक है। हालांकि इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हायर लेवल का टॉपिक है। तो चलिए अब हम आगे आप लोगों से बात करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय पेयर मिरर। अगर दो मिरर साथ में खड़े हों तो उसके पेयर से कितने इमेजेस फॉर्म होंगे वो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। अब कैसे चेक करेंगे बाबू, तो मान लो कि हम एक मिरर ऐसे रखें, ये मान लो मिरर है, एक मिरर ऐसे रखें और एक मिरर हम ऐसे रखें, ए भाई ऐसे रखें। दोनों मिरर के बीच का एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। अब हम कहीं यहां पर बीच में हम खड़ा हो गए ऐसे, अब हम बीच में कहीं यहां पर खड़ा हो गए, तो हमको चेक करना है कि मेरा कितना इमेज फॉर्म होगा। तो ये एक एनटीएससी या बोल सकते हैं थोड़ा हायर थिंकिंग का क्वेश्चन है। ये पहले के ज़माने में हायर थिंकिंग है, आज के दौर में इसे पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें पूछा जाता है कि हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड। अगर हमसे पूछा जाएगा कि कितने इमेजेस बनेंगे, तो याद रखना बाबू कि इमेजेस की बात अगर करेगा तो यहाँ पर देखो मिरर के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 माइनस 1। ये हम लोग का किसके लिए होता है, तो नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए। अब थीटा है 90 डिग्री, तो हम इसे लिख सकते हैं 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 माइनस 1 इज इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे ऐसे कैंसिल आउट करेंगे तो 1/4 आएगा। अब देखो यहाँ पे 1/4 आया, तो फॉर्मूला हम गलत लगा दिए, सॉरी। यहाँ पे थीटा बाई 360 नहीं होगा, 360 बाई थीटा होगा। 360 बाई थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू n होता है। तो 360 और ये हम लोग का 90 है, माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू n हो जाएगा। अब 360 को हम 90 से कैंसिल आउट किए तो यहाँ पे 4 बचा और ये -1 हुआ, मतलब कि 3। तो हम लोग का जो n होगा, जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा वो कितना होगा, 3। अब एक और बात, अगर हम आपसे एक क्वेश्चन दे दें कि ये आप बताना कमेंट में, ये हम लोग का मिरर है, मिरर के बीच का जो गैप है हम लोग का, हम्म, ये मिरर है, ठीक है। मिरर के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री, ठीक है। तो अब आप बताओ कि हाउ मेनी इमेज फॉर्म। एक और बात, अगर कभी ऐसा केस हो जाए कि यहाँ पे इवन के जगह पे ऑड आ जाए, तो वहां पे हम लोग -1 नहीं करते हैं। जैसे
अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको बोल रहे हैं, इवन के जगह पे ऑड आ जाएगा, तो बाय द वे आप मान लो कि 120 डिग्री रहा कोई एंगल के बीच का गैप, ये एंगल है, ये 120 डिग्री रहा। तो जब यहाँ पे 120 डिग्री रहेगा तो वहाँ पे हम लोग 360 बाई थीटा ही सिर्फ करेंगे। यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा 3, मतलब कि 3 इमेज बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये नहीं करना कि 3 - 1 2 बनेगा, यहाँ पे 2 नहीं बनेगा, यहाँ पे 3 बनेगा। तो ये आप लोग ख्याल रखना, ये टॉपिक को आप लोग देख लेना, ठीक है। अब आते हैं आगे। ये टॉपिक देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, आउट ऑफ बोर्ड, बोर्ड के अलावा भी बहुत सारा आउट ऑफ एनसीईआरटी है। बोर्ड के अलावा भी अगर कुछ एग्जाम्स देना है तो नंबर ऑफ इमेजेस का क्वेश्चन आता है। अब हम लोग बात करते हैं इमेज एंड ऑब्जेक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं कंक्रीट या कॉन्सेप्चुअल या कंसंट्रेट कंसेप्ट, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। अब बताओ हम क्या है, ऑब्जेक्ट है या इमेज? बोलो बोलो जल्दी बोलो। तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप तो ऑब्जेक्ट हो, लेकिन हमको जो मोबाइल में दिख रहे हैं वो इमेज। तो सही बात। तो ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो अपने आप से लाइट को इमिट करता है। तो ऑब्जेक्ट द एंटिटी आउट ऑफ विच इंसिडेंट रे आर इमर्ज आउट, जिस चीज से भी लाइट रिफ्लेक्ट हो, जो चीज लाइट अपने अंदर से फेंकता हो, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ये पेन, पेन क्या है, पेन आपको ब्लैक लाइट दिख रहा है ना, बाहर बाहर ब्लैक लाइट दिख रहा है, तो इसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जो अपने अंदर से लाइट को इमिट करता हो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो पहला चीज है कि द एंटिटी आउट ऑफ विच इंसिडेंट रेज आर इमर्ज आउट। वैसा एंटिटी मतलब होता है अलग अलग, आजाद, अलग अलग इंडिपेंडेंट रूप से। तो इंडिपेंडेंट टाइप से जो अपने अंदर से जो लाइट का इमिशन करेगा, जो लाइट इमिट करेगा, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर बात करें इमेजेस की, तो फॉर्मेशन आफ्टर रिफ्लेक्टेड रे आइदर और एक्चुअली दे मीट और अपीयर टू बी मीटिंग। आपको ऐसा लग रहा कि जो हम लोग का लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है, अब उससे क्या होगा कि आपको ऐसा लग रहा कि इसके जरा कुछ ना कुछ बन रहा है, जो एक्चुअली में अगर इसका लाइट है ना मीट हुआ है, या फिर ऐसा लग रहा है कि मीट हुआ है लेकिन एक्चुअली में नहीं हुआ, तो उस हिसाब से उसे इमेज कहते हैं। अब देखो समझ में नहीं आया होगा, हम बताते हैं फिर से। लिखा हुआ है क्या, द फॉर्मेशन आफ्टर रिफ्लेक्टेड रेज। जब रिफ्लेक्टेड रेज माना इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्टेड रे जब आया, आने के बाद क्या हुआ, एक्चुअली मीट, अगर रिफ्लेक्टेड रे सही में जाकर यहाँ पे मीट हो गया, या फिर दे अपियर्स टू बी मीट, या ऐसा लग रहा कि वो मीट हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं कि ये इमेज का फॉर्मेशन करता है, और वही चीज को इमेजेस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये हम लोग का, जैसे आप जो हमको देख रहे हो वो इमेज हो। अब क्या होगा कि इमेज दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रियल, रियल मतलब कि जो रियलिटी में मीट करते हैं, वैसे रिफ्लेक्टेड रे जो आपस में रियलिटी में मीट करते हैं, उसे हम लोग रियल इमेज कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्टेड रे विल मीट एक्चुअली, वैसा रे जो एक्चुअली में मीट करे और इमेज का फॉर्मेशन करे, तो उसे हम लोग रियल इमेज कहते हैं। रियल इमेज हमेशा याद रखना कि ये क्या होता है, इट इज जेनरली इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये मिरर के हमेशा सामने होता है, इन फ्रंट होता है, मिरर के सामने होता है। उसके बाद ये फॉर्म्ड कहाँ होता है, इसे हम लोग स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। साथ ही साथ ये इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब ये उल्टा होता है, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है। अगर बात करें हम वर्चुअल इमेज का, तो वर्चुअल इमेज क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रेज आर अपियर्स टू बी मीट, मतलब कि रियलिटी में वो मिलते नहीं है, लेकिन ऐसा फील होता है कि अगर वो चाहे तो पीछे जाकर मिल सकते थे, तो उसे हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। इट इज जेनरेटेड बिहाइंड द मिरर, ये है ना ज्यादातर जनरली ये कहाँ मिलता है, तो मिरर के पीछे बनता है। जैसे एक एग्जांपल कि आप लोग प्लेन मिरर के पीछे जो अपना इमेज देख रहे हो, वो आपको लग रहा है कि वो लाइट वहां पर मिला है, लेकिन एक्चुअली में वो मीट नहीं करता, तो वो हम लोग का वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल है। अब एक और बात, वो हम लोग जैसे सीधा थे वैसे ही सीधा दिख रहा था, तो वो क्या है, तो वो हम लोग का लिखेंगे कि ये इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब सीधा, ठीक है, और ये इन्वर्टेड होता है। स्क्रीन इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है, वो कहीं पे भी आपको दिख सकता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर कितने टाइप के होते हैं? तो नॉर्मल अभी के हिसाब से आप ये समझो कि मिरर दो टाइप के होते हैं अभी के हिसाब से। पहला मिरर क्या है, तो मिरर लिखना, मिरर में देखो सिर्फ हम लोग कांच का मिरर का बात नहीं कर रहे हैं। मिरर का मतलब ये समझना बाबू कि कोई भी चीज जो अपने अंदर से लाइट को अच्छे से इमिट कर रहा है, उसे हम लोग मिरर कह रहे हैं, मतलब लाइट को अच्छा से रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसे मिरर कह रहे हैं। तो लिखना इट इज अ
ये एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस है जो लाइट को इमिट कर रहा है या लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। इमिट नहीं बोल सकते, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये एक ऐसा स्मूथ सरफेस है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसे हम लोग मिरर कहते हैं। मिरर दो टाइप के होते हैं। अभी आप लोग को दो टाइप के मिरर पढ़ना है। पहला जो है वो है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। पहला याद रखना कि इट फॉर्म्स, ये कैसा इमेज बनाता है? इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, हमेशा ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज। दूसरा याद रखना कि वर्चुअल इमेज क्या होगा, तो इट फॉर्म्स इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज फॉर्म, इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट इमेज फॉर्म। उसके बाद क्या होगा, तो याद रखना कि सेम साइज, जो इमेज का साइज होगा उसमें ये प्लेन मिरर नॉर्मली ज़्यादातर सेम साइज ही बनाता है, ठीक है। तो ये तीन आप लोग को याद रखना है। प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो इनफाइनाइट पे होता है, तो लिखना फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगा? इनफाइनाइट, ठीक है। अब क्या होता है कि एक्चुअल साइज जो इमेज का फॉर्म होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लिखना u इज इक्वल्स टू वी, मतलब कि जितना दूर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा मिरर से उतना ही दूर इमेज का डिस्टेंस होगा मिरर से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। ये हम लोग का टॉपिक था। अब हम लोग आते हैं इधर टाइप के मिरर पे, जिसे हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं? स्फेयर मतलब गोला, गोला, गोल, गोल। तो स्फेरिकल मिरर गोल टाइप के होते हैं। ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है कनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। ये दो मिरर हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल्ड में। कनकेव मिरर क्या होता है, तो पॉलिश्ड सरफेस, इसमें जो होता है वो कैसा होता है? इनवर्ड होता है। इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ। हम लोग का कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? पॉलिश्ड सरफेस, आउटवर्ड, बाहर की तरफ होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये दोनों के बारे में अभी हम डिटेल्ड में बात करेंगे, तो आप इसके लिए फिक्र ना करें। अभी हम ये दोनों को पकड़ के लेकर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और फिर ये दोनों के बारे में आराम से बात करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर का डायग्राम हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बाबू। देखते हैं स्लाइड है या नहीं उतना जितना चाहिए। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर का डायग्राम। एक बात बताओ, एक बात बताओ, स्फेरिकल का मतलब होता है स्फेयर। हम एक स्फेयर बना लिए। स्फेरिकल का मिरर का मतलब होता है ना बाबू, स्फेयर, गोला, ठीक है। ये है एक, हम स्फेयर मिरर इधर बना लिए, है ना, दो मिरर। अब क्या होगा, इसी गोला पे, मेरा दिल डोला, चलो इसी गोला पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ तक? इसी गोला पे हम इसको इस तरह से कर देते हैं। दिख रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत है दोनों को? नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ पर कुछ बातें हम बात करेंगे। यहाँ से, जो यहाँ से है ना, हम बोले ये जो मिरर है इसका जो पॉलिश्ड सरफेस है वो आउटवर्ड है। आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ। तो इसे हम क्यों ना ऐसे बना दें, पॉलिश्ड सरफेस को हम थोड़ा प्यार से बनाते हैं। प्यार से मतलब ये समझना तो ये समझना आप लोग कि पॉलिश्ड सरफेस बाहर की तरफ है। इसमें बात करें तो पॉलिश्ड सरफेस अंदर की तरफ है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे हम कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। ये स्फेरिकल मिरर का डायग्राम है। हाँ तो पूरा पूरा था ना,
तो जो पूरा था उसमें जो हम आधा मिटाए हैं, वो आधा को अगर हम ला देते हैं फिर से, तो फिर क्या होगा पता है? वो आधा को जब हम फिर से ला देंगे तो पूरा ये सर्कल बन जाएगा, और सर्कल का एक रेडियस होता है। तो जो बीच का स्ट्रक्चर है, सर्कल का एक रेडियस होता है, तो रेडियस तो बीच से नापते हैं। बीच से जो यहाँ से यहाँ तक हम लोग नापेंगे, इसे हम लोग पूरा को कहते हैं आर। तो पूरा को हम लोग क्या कहें? तो आर। और ये हम लोग का सेंटर, सेंटर होता है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा को हम लोग आर कहें। तो लिखना कि सी आर। सी आर क्या है? ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब हो रहा है ये जो सर्कुलर था ना मिरर, पूरा स्फेरिकल मिरर, इसको हम आधा मिटा दिए तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बन रहा है, ठीक है। ये सी आर है, ये यहाँ से यहाँ तक। ये जिस एक्सिस को हम लोग मिरर का एक्सिस माने हैं, ये जिस एक्सिस को हम लोग मिरर का एक्सिस माने हैं, तो इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये जो है हम लोग का ये पूरा, इसे ए लिखते हैं। ए आर जो हो जाएगा, ए आर को हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों मिरर में सेम होगा भाई, मजाक मत करना कि इसमें अलग है इसमें अलग है, ठीक है। कुछ कुछ अलग होगा, हम बता देंगे। इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर था, ये प्रिंसिपल एक्सिस था। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच मतलब सी आर को अगर हम हाफ कर देते हैं, मतलब सी आर बाई 2 कर देते हैं, सी आर को अगर हम हाफ कर देते हैं, हाफ कर देते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से ऐसे लिया और ऐसे हाफ कर दिए, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा इसे हम लोग एफ को कहेंगे फोकस। तो एफ को क्या कहें? फोकस। और एफ से लेके आर तक का दूरी को, एफ से लेके आर तक का दूरी को इसे हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, दोनों में सेम होता है। अब इधर भी हम क्या करें, चलो ये बुरा मान जाएगा, इधर भी हम बना देते हैं। इसे हम लोग सॉरी, तो इसे हम लोग क्या कहें? इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहें। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद एक हम लोग का स्ट्रक्चर था जिसे हम लोग सी कहें, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे हम लोग आर कहें, यहाँ से यहाँ तक पूरा को, ठीक है। पूरा को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहें। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो यहाँ पर है, इसे हम लोग पोल कहें। अब पोल का डेफिनेशन क्या होता है? तो यहां से सेम इतना ऊंचा, मतलब कि मानो कि अगर यहां से हम एंगल लेंगे और यहां से एंगल लेंगे, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। जहां पे थीटा एंगल मीट करेगा उसी एरिया को पोल कहेंगे। मतलब ये समझना कि पोल किसे कहते हैं, ये चीज समझने में बहुत लोगों को दिक्कत होता है। तो एक बात याद रखना बाबू, कि अगर हम लोग का जो ये स्फेरिकल मिरर का जो ये स्फेयर का आधा पार्ट है यहां से यहां तक, तो इसके बीच का जो पूरा एंगल है उसको बीच से डिवाइड कर दो, और जहां पर वो मीट करेगा उसे ही हम लोग पोल कहते हैं। ये चीज आप लोग ख्याल रखना। अब क्या होगा? तो ये हम लोग का एफ आर फोकल लेंथ हो गया। एफ आर क्या? तो एफ यहां से, एफ से लेके आर तक, ये फोकल लेंथ लिख दो। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सी एफ, सी एफ को भी आप फोकल लेंथ लिख सकते हो, क्योंकि लेंथ दोनों सेम है। लेकिन हम लोग जो फॉर्मूला में यूज करेंगे वो फोकल लेंथ दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग निकाल लेंगे। मतलब रेडियस का, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हो, यहाँ पे एफ हो जाएगा। यही सेम चीज इधर भी, इधर भी। इसमें हम लोग का आउटवर्ड होता है पॉलिश्ड सरफेस, इसमें पॉलिश्ड सरफेस इनवर्ड होता है। हम लोग को सी आर दिखा, ए आर दिखा, एफ दिखा, और कुछ है यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ तक जो शुरुआत हुआ, यहाँ से यहाँ तक, अगर इसको हम ऐसी लाइन से ऐड करते हैं, तो इस लाइन को हम लोग यहाँ से जो यहाँ तक गया है, इसे हम लोग कहेंगे अपर्चर। तो इसे हम लोग अपर्चर कहते हैं। तो हम लोग को यहाँ तक कोई डाउट तो आप लोग बताएं, अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो बताएं, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो बताएं, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। नहीं है? चलो अब हम लोग देखते हैं। ये स्लाइड हुआ इंपॉर्टेंट टर्म्स अबाउट स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहला है पोल। पोल किसे कहते हैं? सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर सरफेस। सरफेस का सेंटर पॉइंट कैसे बाबू? तो ये अगर मिरर का हम लोग का पूरा सरफेस है, सरफेस का सेंटर पॉइंट मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जितना एंगल ऐसे बनाएगा, ये थीटा, तो
वैसे ही यहाँ से यहाँ तक का थीटा होगा, और जो लाइन यहाँ से मिड पॉइंट आएगा वही को हम लोग पोल कहते हैं, तो इसी को हम लोग पोल कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर सरफेस इज कॉल्ड पोल, सेकंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसके बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर अ पार्ट, मतलब कि ये जो स्फेयर है उसका मिरर का जो पार्ट है उसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जो हम लोग का ये हो जाएगा मिड पार्ट, तो इसे हम लोग क्या कहें, तो इसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहें। अब उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये पोल का यहाँ से यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है जिसे सीपी कह रहे हैं, तो वो हम लोग का क्या हुआ, तो वो हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पी एंड सी, पी और सी से एक इमेजिनरी लाइन हम लोग पास किए उसे हम लोग पोल कहें। प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं, द पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज मीट और अपियर टू मीट, कभी भी लाइट आया टकराया, टकराने के बाद जहां पे आके मीट होगा उसे, या फिर जहां पे लग रहा कि मीट होने वाला उसे हम लोग फोकस कहते हैं। अब क्या होगा, फोकल लेंथ, तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। अपर्चर कहते हैं इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द विड्थ ऑफ मिरर, ये जो डायमीटर है ना इसका इफेक्टिव विड्थ हो जाएगा, इसे अपर्चर कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। अब हम लोग कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में बताए थे, इधर हम लोग कनकेव की बात किए, इधर हम लोग कन्वेक्स की बात किए। थोड़ा सा हम कनकेव और कन्वेक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में और बात कर लेते हैं। चलो ओके, अब आते हैं हम ऑब्टेन्ड कनकेव और कन्वेक्स मिरर। उससे पहले पता है बाबू, थोड़ा सा हम कनकेव और कन्वेक्स पे डिफरेंस आपको बताएंगे। ये है कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे हम पहले ये बता देते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम उसके बारे में डिफरेंस बताएंगे। हम लोग का पहला है कनकेव मिरर के बारे में। कनकेव मिरर में पॉलिश्ड सरफेस आउटवर्ड होता है, आप लोग को पता होगा। ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये भी आप लोग को पता है। अब हम आपको एक चीज बताए थे बहुत पहले कि अगर इन्फिनिटी से कोई लाइट आ रहा, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे खड़ा है बहुत दूर, तो आपको पता है ना, पहला चीज बताया था कि अगर इन्फिनिटी से लाइट का कोई पार्टिकल आएगा तो वो सीधा आएगा, सीधा आएगा, तो वो यहाँ से सीधा आ रहा, ये क्या है, पैरेलल आएगा। किसका पैरेलल आएगा बाबू, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो ये जो लाइट आया है ये किसके पैरेलल आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। अब देखना, कोई भी लाइट का रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आएगा तो वो आकर एक पॉइंट पे बेंड करता है, जिस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। तो ये है ना, आके फोकस पर बेंड करेगा, तो वो कहाँ बेंड करेगा, तो ये फोकस पे आकर बेंड करेगा। तो पहला रूल ये कहता है कि कोई भी वैसा लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा हो वो फोकस पे आकर बेंड करेगा। वो कहाँ बेंड करेगा, फोकस पे आकर बेंड करेगा। तो पहला रूल हमें ये बताता है कि कभी भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन आएगा तो वो फोकस पे आकर बेंड करेगा, आकर कहाँ पे रहेगा, फोकस के हिसाब से आकर बेंड करेगा। दूसरा कहा जाता है कि अगर कोई लाइन फोकस से निकाला जाए, अब फोकस पे ही हम कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, सपोज दैट वही चीज जो हमने बताया था अभी, कोई लाइन अगर हम फोकस पे रख दिए, कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट में मान लिया कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये फोकस है, फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट है, एकदम इन्ना सा, एकदम छोटा सा ऑब्जेक्ट है, कैसा है, छोटा सा प्यारा सा है। वो ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस पे रखें तो वो ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करेगा। अब ये यहाँ से लाइट इमिट किया, यहाँ से लाइट इमिट किया, यहाँ से ऐसे इमिट किया, यहाँ से ऐसे इमिट किया,
यहाँ से ऐसे। देखो यहाँ पे हम सिर्फ ऊपर की है, नीचे भी आएगा ना तो नीचे भी ऐसे ही जाएगा फोकस से होके। यहाँ से क्या होगा, वो यहाँ होगा, यहाँ से ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे। अब जो लाइट इमिट हुआ, जो लाइट निकला, वो क्या होगा पता है, वो पैरेलल होगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाएगा। तो वो पैरेलल चला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, इसके पैरेलल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। वैसा लाइट का बीम जो फोकस से निकल रहा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, और वैसा बीम जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया है, मिरर से टकराने के बाद वो फोकस पे आकर बेंड होगा। तो ये दो केस था। तीसरा जो केस है वो है एट पोल। तो ये केस भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केस में क्या होगा, बाय द वे, सपोज दैट आप ये मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का लाइट पोल पे आके टकराया, तो जैसे ही वो पोल पे टकराएगा तो जिधर से आया ने वैसे ही एकदम लात मार के, वैसे एकदम एक लात मारेगा, फेंक देगा। तो जैसे ही इधर से आया वैसे ही इधर से वापस जाएगा। मतलब ये समझना कि यहाँ पे जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पर होगा। मतलब कि पोल से जैसे ही आएगा पोल पे, ये लाइट इमिट किया पोल पे, तो वैसे ही वापस चला जाएगा सेम एंगल से। अब तीसरा आता है आपका एट सी। ये केस है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये सब आप लोग को जानना जरूरी है। ये हम लोग सी मान रहे हैं, ये एफ मान रहे हैं। बाय द वे, ऐसा कभी एक्सीडेंट हो गया कि वो अगर सी पे आके ऐसे टकराया, जैसे आया है नहीं वैसे ही बोलेगा कि एकदम उल्टे पैर ये भी निकल, निकल तुम। तो यहाँ से क्या होगा, टकराने के बाद ये यहीं से वापस जाएगा, यहाँ से क्या होगा, ये यहीं से वापस जाएगा। इसे कहते हैं बैक ट्रेस। तो ये केस में क्या होगा, बैक ट्रेस हो जाएगा। तो चार केस था। पहला केस में हम लोग का क्या हुआ, पैरेलल आया तो फोकस पे आया। दूसरा केस में फोकस से निकला तो पैरेलल होगी। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट केस है, तो इसे हम लिख सकते हैं अपोजिट केस, इसे अपोजिट केस लिख सकते हैं। तीसरा हुआ पोल पे आया तो पोल से ही वापस चला गया, एंगल सेम हुआ। चौथा आया कि सेंटर से आया तो सेंटर पे ही वापस चला गया। तो ये दोनों हम लोग का कनकेव मिरर का चार तरीका था कि जिस तरह से लाइट के बीम को, जिसे हम लोग रे कह रहे हैं, तो रे को हम लोग देखते हैं और उस हिसाब से केस बनाएंगे। अब हम लोग आते हैं कन्वेक्स मिरर पे। कन्वेक्स की बात अगर हम करें तो आपको एक बात हम बताए थे, हम बताए थे ना कि इसका जो सरफेस होता है वो हम लोग का इनवर्ड होता है अंदर साइड, और कनकेव का सरफेस आउटवर्ड होता था। तो इसे हम लोग इस तरह से मान लेते हैं। दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस एक साथ बना दिए, उतना दिक्कत मत लो। ये आप लोग का क्या है, ये आपका पोल है, पोल है। ये आपका क्या है, ये आपका फोकस है। ये आपका क्या है, सेंटर। इसमें क्या होगा कि अगर लाइट रे हमेशा, देखो एक और बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बाबू, ये आप लोग को मानना होगा। हमेशा हम लोग लाइट रे है ना इधर से ही मानते हैं। हम लोग जानते हैं, हमेशा हम लोग ट्राई करते हैं कि लाइट रे हमेशा नेगेटिव साइड से आए। ये हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं। कभी भी पॉजिटिव साइड से लाइट रे हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि हम लोग के न्यूमेरिकल बनाने में ये आसानी होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे पॉलिश सरफेस अंदर साइड, पॉलिश सरफेस अंदर साइड, मतलब लाइट को ये ऐसे ही बाहर से ही रिफ्लेक्ट कर देगा। अब कोई लाइट आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कब आएगा, तो आपको पता है बाबू कि जब लाइट रे इनफाइनाइट से आएगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगा। पैरेलल आएगा तो यहाँ पे इसके साथ एक केस होगा, इसके साथ एक केस होगा कि बेचारा ये मिल नहीं पाएगा फोकस से। अब जब ये फोकस से नहीं मिलेगा तो इसके साथ बहुत बड़ा परेशानी हो गया। तो ये क्या करेगा पता है, बोलेगा उफ नहीं मिल पाए। लेकिन हाँ, हम तुमको फॉलो कर सकते हैं फोकस। ये क्या करेगा, ये फोकस को फॉलो करता हुआ इधर चला जाएगा, ये फोकस को फॉलो करता हुआ इधर चला जाएगा। ये क्या करेगा, फोकस को फॉलो करता हुआ इधर चला जाएगा। कैसे फॉलो करेगा तो अभी हम बता रहे हैं। फोकस को फॉलो करता हुआ इधर चला जाएगा। अब देखो फोकस को फॉलो करने का उसका तरीका, सबसे पहले ये बोलेगा फोकस हम तुम्हारे लिए थे लेकिन तुम नहीं मिले तो कोई बात नहीं, तुमरे से अगर हम मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं उसी तरीके से हम वापस चला जाते हैं। इससे ये क्या हुआ, वापस चला गया। इससे ये क्या हुआ, वापस चला गया।
इससे ये क्या हुआ, वापस चला गया, लेकिन फोकस को देखते हुए, ऐसे इधर उधर तिरछे उर्छे फोकस से वापस नहीं गया, फोकस को फॉलो करके वापस गया। भले ही वो मीट नहीं किया, फोकस पर नहीं हुआ, लेकिन फोकस को फॉलो करके वापस चला गया। दूसरा केस में क्या होगा कि अगर यह फोकस है, ये सेंटर, लाइट आया, लाइट कहाँ से, फोकस से, ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रहा, तो वो क्या होगा, फोकस पे अगर आ रहा है ऐसे, मान लो कि लाइट फोकस पे आ रहा, ऐसा लगेगा फोकस पे आ रहा, तो वो क्या हो जाता है, पैरेलल होके वापस चला जाता है। ऐसा आपको लगेगा कि लाइट अगर फोकस से आ रहा है, ऐसा अपियर होता है ना कि लाइट को फोकस वाला को पहचान ले, तो वो क्या करेगा, तो वो पैरेलल होके वापस भागेगा, ऐसे भागेगा। फिर आपको लगेगा कि नहीं लाइट फोकस पे ही आ रहा, फिर क्या करेगा, ये भी पैरेलल होके वापस भागेगा। आपको लगेगा नहीं लाइट फोकस पे आ रहा है ऐसे करके, तो फिर क्या होगा, ये पैरेलल होके वापस भागेगा। मतलब कि जब फोकस पे लाइट आएगा तो वो पैरेलल जाएगा किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का। तो ये हम लोग का मिरर का केस हुआ। अब उसके बाद कन्वेक्स मिरर में हम लोग दो और देखेंगे, पोल पे, तो पोल पे भी सेम कंडीशन रहेगा। तो पोल पे भी हम लोग का कन्वेक्स मिरर ये है, एक हम लोग का कन्वेक्स मिरर ये है, ये हम लोग का फोकस है, ये हम लोग का सेंटर है, ये हम लोग का पोल है, ये हम लोग का फोकस है, ये हम लोग का सेंटर है, ये हम लोग का पोल है। अब क्या होगा बाबू, यहाँ पे सबसे पहला केस, मान लो ये लाइट पोल पे आया, मतलब कि ऐसे करके पोल पे आया, तो जैसे पोल पे उसमें केस था ना, वैसी पोल पे इसमें है, पोल से ये वापस चला जाएगा। लाइट ऐसे पोल पे आया, मान लो लाइट ऐसे पोल पे आया, अब ये क्या करेगा, पोल से वैसे ही वापस चला जाएगा, ठीक है। ये हुआ पोल वाला केस। अब एक केस है एट सेंटर, सेंटर पे जो होगा तब क्या केस होगा, तो लाइट मान लो यहाँ से सेंटर पे आ रहा था, लेकिन सेंटर से मिल नहीं पाया, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, बाहर इधर ही से हम लोग को अंदर साइड यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो वो क्या करेगा, यहीं से वापस भेजे, भाई भाग 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 भाग, तो यहाँ से भगा देगा। अब यहाँ से क्या हुआ, ये सेंटर को ऐसे टच करना चाहा लेकिन नहीं कर पाया, तो यहाँ से ये वापस चला जाएगा। अब देखो वापस जाने का केस बता देते हैं कि आप लोग क्या करते हो, यहाँ से ऐसे वापस करते हो, तो ये केस गलत है। अब ये वापस कैसे जाएगा वो हम बताते हैं आपको, रुको। ये वापस ऐसे ही जाएगा, बैक ट्रेस, जैसे वो आया ना वैसे ही सेंटर से वापस चला जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं, तो इस पे भी देखेंगे हम लोग, जैसे ये सेंटर से आया ना वैसे ही वापस चला जाता है बेचारा। उफ, अफसोस है इसके लिए, मिल भी नहीं पाया और चला भी गया, ठीक है। तो ऐसे ही बैक ट्रेस हो जाता है, जैसे आया वैसे ही वापस चला गया। तो ये चार केस था कन्वेक्स का, और उधर चार केस था कनकेव का। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन अगर हम लोग देखते हैं बाबू, तो सबसे पहला केस, हम लोग 6 केस के बारे में बात करेंगे। 6 केस किसका, 6 केस बात करेंगे कनकेव का, और केस बात करेंगे कन्वेक्स का, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, तो पहला देखो 6 केस जो है वो कनकेव का है। ये कैमरा में क्या प्रॉब्लम होगी, एक मिनट, केस वाला टॉपिक मैं कल आप लोग को डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जब आएंगी तो वहाँ पे 6 केस से आप लोग का फिर रिफ्लेक्शन का कुछ न्यूमेरिकल होगा। तो ये आप लोग का आधा टॉपिक है आज, फिर नेक्स्ट जो आधा टॉपिक होगा वो हम कल आप लोग का डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, 2 टॉपिक है, वो केस के बाद हम लोग का कनकेव कन्वेक्स का हम लोग केस भी डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बताना फर्स्ट लेक्चर आप लोग का फिजिक्स का कैसा रहा। टेक केयर, बाय बाय।